नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। टॉपिक है नया हमारा बंगाल। और पीछे हम कर चुके हैं मराठा और मैसूर सिख, तीन टॉपिक हम कर चुके हैं। चौथा है हमारा टॉपिक आज का बंगाल। जो देखिए दोस्तों, पीछे वाला जो टेस्ट लिया था जो मैसूर राज्य का था, तो मैसूर राज्य के अंदर क्या था कि टेस्ट के अंदर एक तो प्रश्न आपका मैंने वो जो लिखा था वो मिसप्रिंट हो गई थी, गलत लिख दिया था। हस्तक्षेप की नीति की जगह आप अहस्तक्षेप की नीति कर लेना। वो अहस्तक्षेप की नीति का जो जनक है उसको कहा जाता है जॉन शोर को। तो एक तो ये प्रश्न था मैसूर के प्रति अहस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई थी। एक और प्रश्न था जिसमें थोड़ा सा आपको गलत बता दिया था कि यह मेरे काटने एक ऐसा व्यक्ति है इस संधि के बाद में भी यह इस कर्नाटक को खो देगा। यह कथन किसका है? तो ये कहा गया था वारेन हेस्टिंग के द्वारा। ये दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद में कहा गया था। तो ये दो प्रश्न थे, नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिखा था मैंने, पहले मैंने ध्यान नहीं दिया था, वो थोड़ा सा मिसलिप हो गई थी। और आज का टॉपिक है बंगाल। तो देखिए दोस्तों, जो रात में आपको टेस्ट लिया था ऑनलाइन टेस्ट, तो इसके कमेंट बॉक्स के अंदर मैं ऑनलाइन टेस्ट का जो है लिंक वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। जो बच्चे केवल यूट्यूब के माध्यम से हमसे जुड़े हैं वो ऑनलाइन टेस्ट दे दीजिए। जिन्होंने अभी तक नहीं दिए तो इस वीडियो को देख कर दे दीजिए। और इसके लगभग 2 या 3 वीडियो बन सकते हैं, तो यदि आप एक वीडियो का एक पार्ट देखते हैं तो आगे वाले पार्टों को ज़रूर देखिए। जैसे कि शिवाजी वाला जो पहला पार्ट है वो तो काफ़ी लोगों ने देख लिया, लेकिन जो बाद में मराठा संघ के हैं जैसे धीरे धीरे आगे पार्ट बढ़ते गए, 5 पार्टों के अंदर पूरा है मराठा संघ, लेकिन धीरे धीरे आगे क्या है, पहले के अंदर तो 100 व्यू है लेकिन लास्ट वाले के अंदर आकर 20 व्यू पर आ जाते हैं। तो आप लगातार उसको देखते रहिए क्योंकि आगे वाले पार्टों के अंदर ज़्यादा कार्य ज़्यादा होता है, क्योंकि आजकल जो प्रश्न है वो प्रशासन से ज़्यादा पूछे जाते हैं मराठों के, इसलिए प्रत्येक पार्ट आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहने वाला है। बंगाल फैक्ट्री, ये भी पूछा गया है फैक्ट्री फैक्टर शब्द से बना है, तो इसका मतलब है वह स्थान जहां कंपनी के कर्मचारी निवास करते हैं। इस तरह से आप देख लो, तीन तरह से BBM बंगाल, मुंबई और मद्रास, मुख्य रूप से तीन जगह प्रेसिडेंसी थी इनकी। 1651 में अंग्रेजों ने शाह सूजा की अनुमति से यहाँ पर अपनी पहली कोठी स्थापित की। इसी वर्ष डॉक्टर बोटन के द्वारा राजवंश की किसी महिला का इलाज किया गया। तो डॉक्टर बोटन का आपको ध्यान में रखना है, 1651 का ध्यान रखना है, शाह शुजा आपको ध्यान रखना है। 1651 में पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी, तो वो कहाँ पर की गई थी? हुगली में। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, कल भी आपको प्रश्न आया था। अतः अंग्रेजों ने 3000 वार्षिक कर के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति किससे प्राप्त की थी? शाह शुजा से प्राप्त की थी। ये भी आपको ध्यान रखना। ये भी प्रश्न आपका ऑनलाइन टेस्ट में रात को दिया था। 1698 में बंगाल के सूबेदार अजीम उस्सान ने कंपनी को सूतानाथी, कोलिकाता और गोविंदपुर की जमींदारी दे दी थी। 1717 में मुगल बादशाह फरखुर सियर ने 3000 वार्षिक कर के बदले व्यापार करने की छूट दे दी। 1717 में होता क्या है, ये शाही फरमान जारी करता है फरखुर सियर, तो ये मैं आपको पूरा पहले पढ़ा ही चुका हूँ। 1700 में मुर्शिद कुली खां ने बंगाल को दीवान बनाया गया था और 1717 में बंगाल का ये सूबेदार बन जाता है। एवं मुर्शिद कुली खां 1717 से 1727। बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां व अजीम उस्सान के बीच में मतभेद चल रहा था, तो मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद, जिसका नाम मुर्शिदाबाद भी कहा जाता है, स्थानांतरित की थी। फरखुर सियर के काल में मुर्शिद कुली खां को 1717 में बंगाल की सूबेदारी दी। 1719 में उसको उड़ीसा का क्षेत्र भी दे दिया। मुर्शिद कुली खां ने बंगाल में भूमि बंदोबस्त, इसीलिए ये जाना जाता है बंगाल में भूमि बंदोबस्त किसने चालू किया था? मुर्शिद कुली खां ने के लिए इजारेदारी व्यवस्था लागू की थी, जिसको जमींदारी प्रथा भी अपने बोल सकते हैं, यानी कि ठेके पर भूमि देना। मुर्शिद कुली खां ने तकावी ऋण प्रदान किए थे। बंगाल में इसके काल में 3 विद्रोह हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है। पहला विद्रोह हुआ था सीताराम राय के नेतृत्व में, दूसरा सुजात खां के नेतृत्व में, और तीसरा जो विद्रोह हुआ है नजात खां के नेतृत्व में।
इसके बाद आता है सुजाउद्दीन। इसका क्रम भी आपको दिया था। सुजाउद्दीन 1727 से 1739 तक। सुजाउद्दीन मुर्शिद कुली खां का दामाद था। बिहार में 1733 भी इसके अधीन आ गया था। 1727 से 1739 तक रहता है। सुजाउद्दीन ने अलीवर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार नियुक्त किया था। ये मोस्ट है। सुजाउद्दीन अलीवर्दी खां किस नवाब के समय बिहार का नया नायब सूबेदार बनाया जाता है? तो सुजाउद्दीन के बाद उसका पुत्र सरफराज जो है वो बंगाल का नवाब बना। और इस सरफराज के समय ये जो अलीवर्दी खां है, इन दोनों की लड़ाई हो जाएगी। सरफराज के काल में बिहार के नायब सूबेदार अलीवर्दी खां ने विद्रोह कर दिया। 1740 के अंदर गिरिया का युद्ध होता है, सरफराज वर्सेस अलीवर्दी खां। अभी आपको बताया था सरफराज और अलीवर्दी खां दोनों ही लड़ेंगे आपस में। अलीवर्दी खां इसमें जीत जाता है और बंगाल का नवाब बन जाता है। अब है अलीवर्दी खां 1740 से 1756। ये आपको कल क्रम दिया था। कुछ विद्यार्थी कह रहे थे सर आपका ये जो क्रम है वो बिल्कुल गलत है, तो कोई भी गलत नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ पर। और अभी मैं ऑनलाइन टेस्ट के लिंक नीचे दूंगा तो उसके अंदर भी आप देख लेना। अलीवर्दी खां 1740 से 1756 तक। अलीवर्दी खां ने मुगल बादशाह को 2 करोड़ की राशि देकर अपने पद को स्थायी पद बनाया। सबसे पहले तो ये 2 करोड़ रुपए बादशाह को बेचता है, मुगल बादशाह को, और कहता है कि आज के बाद में हमारा जो पद है वो क्या कर दिया जाएगा, स्थायी कर दिया जाएगा। इसके बाद में आने वाले 16 वर्षों तक कोई भी राजस्व नहीं बेचा था इसने। अलीवर्दी खां ने यूरोपीय यानी अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रत्येक बार लगभग 2 से 3 एग्जाम में पूछ लिया जाता है, पीजीटी वगैरह के। इसने कहा था यदि इन्हें न छेड़ा जाए तो ये शहद देगी, और यदि इन्हें छेड़ा गया तो ये काट कर मार डालेगी। अलीवर्दी खां की 3 पुत्रियां थी। अलीवर्दी खां का कोई पुत्र नहीं था, तो 3 पुत्रियां थी। इनके बारे में आपको पूरी केमिस्ट्री समझना आवश्यक है। एक पुत्री ढाका, एक पुत्री पूर्णिया और एक पुत्री पटना में शादी करवाई गई। अलीवर्दी के काल में ही तीनों दामादों की मृत्यु हो गई और इसके कोई पुत्र भी नहीं था। अब अलीवर्दी खां के सबसे छोटी लड़की का पुत्र सिराजुद्दौला नवाब बनता है। ये ध्यान रखना, ये जो सिराजुद्दौला है ये क्या है, अलीवर्दी खां का क्या लगेगा, एक तरह से दोहिता है। सिराजुद्दौला रहता है 1756 से 1757। हालांकि 1 साल रहता है और 1 साल के अंदर काफ़ी कर देता है ये कार्य। 3 प्रमुख शत्रु थे इसके। मौसी थी इसकी घसीडी बेगम, पूर्णिया का नवाब था शौकत जंग और अंग्रेज। शौकत जंग को अंग्रेजों ने शरण दे दी थी। बिहार मनिहारी का युद्ध अक्टूबर 1756 में लड़ा जाता है। ये होता है शौकत जंग वर्सेज सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला इसमें विजयी होता है और शौकत जंग इस युद्ध के अंदर मारा जाता है। दीवान राजवल्लभ और घसीटी बेगम किसके दीवान है, शौकत जंग के दीवान है राजवल्लभ। तो राजवल्लभ भाग के किसके पास स्पॉटेड बाई कौन है, घसीटी बेगम है, जो इनकी मौसी जी है। और राजवल्लभ का बेटा है उसका नाम है कृष्ण वल्लभ, जो किसके बाद स्पॉटेड बाई अंग्रेज। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। मणिहारी का युद्ध ध्यान रखना, एक आपको गिरिया का युद्ध ध्यान रखना है। अब है यूरोप 1756 से 1763 तक 7 वर्षीय युद्ध चला था। ये 7 वर्षीय युद्ध हुआ किसके बीच में था, अंग्रेजों और फ्रांस के बीच में हुआ था और कनाडा को लेकर हुआ था। यूरोप के अंदर ये युद्ध हुआ था कि कौन वहाँ पर उपनिवेश स्थापित करेगा। तो जब बंगाल के अंदर देखो ये वहाँ पर जब ये युद्ध हो रहा है तो बंगाल के अंदर क्या होता है कि अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों ही अपने किलेबंदी करने लग जाते हैं। अंग्रेज और फ्रांसीसी युद्ध हो रहा है यूरोप के अंदर और यहाँ पर किलेबंदी स्टार्ट करनी है, क्योंकि एक दूसरे पर कोई हमला करे तो सुरक्षित है। तो बंगाल वाले नवाब ने कहा आप हमारे राज्य में रह रहे हो और आपकी जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है आपको सुरक्षा देना, इसलिए आप ये किलेबंदी मत करो, आप पर कोई आक्रमण नहीं करेगा, आप हम पर विश्वास कीजिए। तो इसकी बात सुनकर फ्रांसीसियों ने तो क्या किया, किलेबंदी को रोक दिया, लेकिन अंग्रेजों ने किलेबंदी जारी रखी। और यही कारण है कि बाद में जो सिराजुद्दौला है इसको कदम उठाना पड़ा। अब देखिए सिराजुद्दौला के काल में दीवान राजवल्लभ के पुत्र कृष्ण वल्लभ ने अंग्रेजों ने शरण दी थी। सिराजुद्दौला ने कृष्ण वल्लभ को लौटाने के लिए कहा, लेकिन कलकत्ता काउंसिल ने उसे नहीं लौटाया। सप्तवर्षीय युद्ध के दौरान
अंग्रेज व फ्रांसीसी किलेबंदी की। सिराजुद्दौला के काल में तो फ्रांसीसी मान गए, परंतु अंग्रेजों ने किलेबंदी जारी रखी। अतः सिराजुद्दौला ने 4 जून 1756 को कासिम बाजार पर आक्रमण कर दिया। कासिम बाजार जहाँ पर अंग्रेज गए थे। 15 जून को कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया और 20 जून को नवाब ने फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। तो तीनों ही चीज़ों का ध्यान रखना। सबसे पहले 4 जून को कासिम बाजार पर आक्रमण करेगा, फिर 15 जून को कलकत्ता पर और 20 जून को फोर्ट विलियम पर ये अधिकार कर लेगा। अब यहाँ से 2 व्यक्ति थे। एक मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है, लगभग बागी तो लगभग काफ़ी अंग्रेज थे। मुख्य रूप से गवर्नर जो था उनका था ड्रेक और सेनापति था उसका नाम था मिनीचिन। ये दोनों भागकर फुल्टा द्वीप पर चले जाते हैं। फुल्टा टापू है उसी के पास, वहाँ पर भागकर चले जाते हैं। ड्रेक और मिनीचिन भागकर फुल्टा द्वीप पर शरण लेते हैं और यही काफ़ी बड़ी गलती बताते हैं इनकी कि इन्होंने फुल्टा द्वीप पर जाने दिया और वहाँ पर आगे जाकर उन्होंने रणनीति बना ली थी। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 जे.जेड होलवेल के अनुसार, ये घटना की जानकारी हमें किससे मिलती है? जे.जेड होलवेल। 20 जून की रात को एक कमरे के अंदर 146 अंग्रेजों को कैद कर दिया। अगले दिन मात्र 23 लोग ही जिंदा बचे। जे.जेड होलवेल के अनुसार कैद किसने किया था? सिराजुद्दौला ने। इस घटना की ब्लैक होल की घटना के नाम से जाना जाता है। मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियारुल मुल्लिकीन में इस घटना का कोई भी जिक्र नहीं किया। गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियारुल मुल्लिकीन ने इस घटना का पूर्ण रूप से खंडन कर दिया कि कोई ऐसी घटना नहीं थी। कमरा था 18x15 साइज बताते हैं इसका। अब अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता को अलीनगर का नाम दे दिया था। कलकत्ता के पतन के बाद क्लाइव और वाटसन जो कि मद्रास के अंदर थे उस समय के नेतृत्व में सेना बंगाल आई। क्लाइव ने मणिक चंद्र को मिलाकर कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। पुनः क्लाइव व सिराजुद्दौला के बीच में अलीनगर के नाम से संधि हुई। अब इस अलीनगर की संधि के तहत क्या होता है? इस अलीनगर की संधि के तहत सिक्के डालने व किलेबंद की अनुमति अंग्रेजों को दे दी गई। क्लाइव व वाटसन ने फ्रांसीसियों के चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया, जिसमें नवाब ने अलीनगर की संधि का उल्लंघन माना। ये ध्यान रखना। इसने कहा था कि आप सिक्के वगैरह डाल सकते हैं और किले बंद कर सकते हैं, लेकिन फ्रांसीसियों के स्थल पर आक्रमण नहीं करें। लेकिन उन्होंने चंद्रनगर पर आक्रमण कर दिया था। क्लाइव ने नवाब के खिलाफ षड्यंत्र रचना स्टार्ट कर दिया और इसका उद्देश्य क्या था? बंगाल में कठपुतली शासक को बैठाना। अब है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध है 23 जून 1757 से स्टार्ट होता है। क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित करके करने के लिए उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा। अब किस किस को मिलाता है? अमित चंद व वाटसन को नियुक्त किया था। सेनापति मीर जाफर, अधिकारी यार लतीफ़, दीवान यार दुर्लभ, राय दुर्लभ और बंगाल के बैंकर जो है जगत सेठ। इन 4 व्यक्तियों को ये मिलाता है अपनी तरफ, अपनी ओर मिला लिया। अमीर चंद ने 30 लाख रुपए की मांग की थी। क्लाइव ने 2 दस्तावेज तैयार किए। अब अमीर चंद नाम का जो व्यक्ति है, अमीर चंद कौन है? जो नवाब को धोखा दे रहा है। अब ये अमीर चंद जो है इसके लिए 2 दस्तावेज तैयार कराए, एक तो लाल और एक सफ़ेद। लाल दस्तर पर जो थे वो थे नकली और सफ़ेद दस्तर था वो था असली। तो लाल कागज़ पर वाटसन के नकली हस्ताक्षर करके क्लाइव ने अमीर चंद को दे दिए। अमीर चंद जी खुश हो गए कि जीतते ही हम क्या है रुपए प्राप्त करेंगे, लेकिन जैसे ही ये जीतते हैं तो ये कहा ये तो नकली है भाई, हम कोई रुपए वगैरह नहीं देने वाले। तो अंग्रेज़ों ने पहली बार धोखे की नींव फ्रांसीसियों से मित्रता का झूठा आरोप लगा दिया। और यहाँ जो है ये लाल काला सफ़ेद वाला ये देख लेना किसके खिलाफ ये किया गया था जो पूछा जाता है। अंग्रेज़ों के पास 950 यूरोपीय सैनिक थे, 2100 पैदल भारतीय सैनिक थे। तो लगभग आप ऐसे मान सकते हो इनके पास 3000 की सेना थी और सिराजुद्दौला की सेना में लगभग 50,000 सैनिक थे, इधर 50,000 सैनिक थे। तो आप बताओ कौन जीतेगा दोनों में प्लासी के युद्ध के अंदर?
तो निश्चित सी बात है ये बंदा जीतना चाहिए। लेकिन ये 3000 सैनिक जो है ये 50,000 पर भारी पड़ते हैं। किस तरह से पड़ते हैं? क्योंकि ये 50,000 में से आधे से अधिक अंग्रेज़ों की तरफ से मिले हुए थे। मीर जाफ़र ने नवाब को धोखा दिया था, जो उस समय सेनापति था। मीर मदान और मोहनलाल दो ही व्यक्ति हैं, मीर मदान और मोहनलाल। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि मोहनलाल है, कुछ फ्रांसीसी सैनिक ये साथ देते हैं और मीर मदान जो है युद्ध के मैदान में मारा जाता है। नवाब पलासी के मैदान से निकलकर मुर्शिदाबाद भाग जाता है। कहते हैं कि मीर जाफ़र ने इसको सलाह दी थी कि आप मुर्शिदाबाद चले जाओ, हम यहाँ पर अंग्रेज़ों को पराजित कर देंगे। और जब ये मुर्शिदाबाद पहुँचते हैं तो आगे मीर जाफ़र का जो बेटा है, मीर जाफ़र का बेटा जिसका नाम है मीरन, ये तैयार बैठा था इसको मारने के लिए। मीरन ने मोहम्मद बेग को इशारा किया और मोहम्मद बेग ने नवाब को मार दिया, सिराजुद्दौला को वहीं पर ही हत्या कर दी। तो इस युद्ध के बाद में कंपनी को 24 परगनों की जमींदारी मिली। कलाई को 2,34,000 रुपये उपहार में प्राप्त हुए। अंग्रेजी सेना को 50 लाख रुपए प्राप्त हुए। अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। यह घटना बंगाल में प्रथम क्रांति के नाम से जानी जाती है। 1760 में कंपनी को वर्धमान और नदिया का क्षेत्र भी मिल गया। यदुनाथ सरकार ने लिखा है, पलासी के युद्ध भारत में मध्यकालीन युग का अंत करके भारत को आधुनिक युग की शुरुआत करवाई। मेल्सन ने ये लिखा है कि इतना तत्कालिक और स्थायी प्रभावशाली परिणामों वाला कोई युद्ध आज तक नहीं हुआ। पलासी के बाद वैधानिक रूप से अंग्रेज बंगाल के राजनीतिक स्वामी नहीं बने थे। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये है दोस्तों, इसके बाद में आगे हम अध्ययन करेंगे बक्सर का युद्ध, और पहले मीर जाफ़र बनेगा, उसके बाद कासिम, फिर जाफ़र। तो आगे वाले वीडियो को ज़रूर देखना, बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों, लाइक और कमेंट अवश्य करना।